गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर हैं। दोनों ही नेता बीती रात कोलकाता में पहुंच चुके हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब बीजेपी के दोनों ही दिग्गज एक ही साथ एक ही शहर या राज्य का दौरा करते हैं। इस दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि बंगाल में अब बीजेपी ने 2024 का बिगुल फूंक दिया है। कोलकाता में आज अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं, लेकिन रैली एक भी नहीं है। सुबह गुरुद्वारा जाएंगे, उसके बाद काली मंदिर जाएंगे, फिर होटल में नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। शाह और नड्डा के इस दौरे को लेकर टीएमसी ने कहा कि गृह मंत्री का बंगाल में स्वागत है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी में अंदरूनी कलह चरम पर है, उसे ठीक करने के लिए शाह और नड्डा कोलकाता आए हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 18 सीटें जीती थी और इस बार भी बीजेपी का टारगेट इससे कम तो नहीं ही होगा। लेकिन अगर अंदरूनी कलह की बात सही है तो फिर बिना उसे दुरुस्त किए ये लक्ष्य असंभव हो सकता है। हालांकि बीजेपी ये कह रहे हैं कि इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। आने वाले समय में बंगाल बीजेपी यूनिट जो है वो पूरी तरीके से अमित शाह जी का दिया हुआ टारगेट को टच करने के लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं और पिछली बार से बहुत ज्यादा सीट जीतेंगे। सैनिक रेडी है आपका? हमारा पूरा सैनिक रेडी है और कल जब गृहमंत्री जी और उनका बैठक होगा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो और भी कार्यकर्ता पंप अप हो जाएंगे और जमीन में उतर के लड़ेंगे। कांग्रेस की अगुवाई में गठबंधन इंडिया भी लोकसभा की तैयारियों में जुट गया है। अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश इकाइयों से लगातार संवाद करके फॉर्मूला तैयार कर रही है। आज पंजाब कांग्रेस के नेता खड़गे से मुलाकात करेंगे। 28 दिसंबर को कांग्रेस नागपुर में एक मेगा रैली करने जा रही है और उसी के साथ 24 के महासमर का शंखनाद भी करेंगे। है हम तैयार थीम पर कांग्रेस रैली करेगी और इसको लेकर जयराम रमेश ने कहा कि हम खुले मन और बंद मुंह से काम कर रहे हैं। मतलब यह है कि बिना विवाद के हम सीट बंटवारा हो जाएगा और बंटवारा ऐसा होगा जो सर्व स्वीकार होगा। लोगों ने अभी बैठक करी, उसके बाद ये कहा कि ज्वाइंट रैलीज होंगी और मॉडलिटीज जो है वो तय करी जाएंगी, सीट शेयरिंग होगी। इंडिया पार्टियों के 19 तारीख को बैठक हुई है और सीट शेयरिंग के बारे में जो तय हुआ था, बातचीत चलती रहेगी पार्टियों के बीच में, वो शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं कह सकता हूं कि 28 तारीख को नागपुर में एक महा रैली होगा। है तैयार हम, ये शंखनाद है हमारे लिए। 28 तारीख को शंखनाद है, हमारे सारे नेता वहां रहेंगे, बहुत बड़ा रैली होगा। और एक तरफ से आप समझ कर चलिए कि 2024 के चुनाव के लिए बुगुल हम नागपुर से बजाएंगे। खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। बैठक में राहुल गांधी भी रहेंगे। बैठक का मुद्दा आगामी लोकसभा चुनाव है। सीट शेयरिंग पर राज्य के नेताओं के साथ बात भी होगी। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी पार्टी में गठबंधन में है। स्थानीय नेताओं से मशवरे के बाद कांग्रेस कोई कदम उठाएगी। उद्धव ठाकरे ने तानाशाही खत्म करने के लिए लोगों का आशीर्वाद मांगा। मुंबई के एक धार्मिक कार्यक्रम में ठाकरे पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि इस बार अगर चूक हुई तो तानाशाही को रोक नहीं पाएंगे और उन्होंने कहा कि संविधान और देश को बचाने के लिए सभी को साथ आना होगा। ठाकरे ने कहा कि देश की आजादी सुरक्षित रखने के लिए एक और लड़ाई की आवश्यकता है और यह लड़ाई 2024 का लोकसभा का चुनाव है। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आप सभी का सहयोग मांगने के लिए आया हूं। वो देश के लिए, पूरे देश आज एक कठिन समय से गुजर रहा है। कौन बचाएगा देश को? अगर इस बार कुछ हम गलती कर बैठे तो देश में तानाशाही आएगी, फिर वो सद्भावना कहां जाएगी, नीतिमत्ता कहां जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। और हम सब, जैसे आपने कहा कि सद्भावना चाहिए, नीतिमत्ता चाहिए, और एक कुछ बात कही आपने, उसी के साथ हमारे देश को आजादी की भी जरूरत है। आजाद तो आज हम हैं। एक जमाना था कि आजादी की लड़ाई हुई थी, अब आजादी बचाने की लड़ाई करने जा रहे हैं हम लोग। उसमें आपके आशीर्वाद और सभी का सहयोग चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के दौरे पर है। यहां पर वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे और राहत बचाव के कार्यों को देखेंगे। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में आसमानी आफत आई है। निर्मला ने कहा कि चेन्नई के लोग परेशान थे और सीएम स्टालिन दिल्ली में बैठकें कर रहे थे। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा कि निर्मला को अब आने की क्या जरूरत है, उन्होंने तो कहा था कि आपदा जैसा कुछ भी नहीं है और फिर क्यों आ रहे हैं। तमिलनाडु त्रासदी को लेकर सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और राहत कार्य के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी।
कर्नाटक में हिजाब बैन पॉलिटिक्स फिर से गर्मा गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने सिद्धरामैया सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अब तक हिजाब से प्रतिबंध हटाने वाला आदेश क्यों जारी नहीं हुआ। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पिछले 7 महीनों से कर्नाटक की सत्ता में है, लेकिन एक आदेश जारी नहीं कर पाए कि लोग अपने मन मुताबिक कपड़े पहने। ओवैसी को जवाब देते हुए कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि हिजाब बैन का कोई राजकीय आदेश जारी नहीं हुआ था, तो फिर बैन हटाने का आदेश कैसे दें। मंत्री ने कहा कि पूर्व सीएम बसवराज ने भी बात स्वीकारी है कि हिजाब बैन जैसा कोई भी आदेश उन्होंने जारी किया ही नहीं था। जब प्रतिबंध ही नहीं है तो फिर हटाने की बात कहां से आई। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को देख रहे हैं और अगर इस तरह का कोई आदेश मिलता है तो फिर निसंदेह उस पर फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री एक मामूली सा ऑर्डर निकालने से पसोपेश कर रहा है, घबराहट महसूस कर रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। जनसभा में एक बात बोलते कि जिसको जो खाना है खाइए, जो पहनना है पहनिए, और फिर फौरन एक आधे घंटे के बाद बोलते नहीं अभी तो हम फैसला नहीं लिए। तो हम कर्नाटका के कांग्रेस सरकार से सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करते हैं कि आप फौरन अपनी सरकार से एक ऑर्डर निकालिए जिसमें ये जो हिजाब पर पाबंदी उसको खत्म करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। हिजाब का प्रश्न महिलाओं को स्वाधीनता का प्रश्न है। इस देश में संविधान के तहत शिक्षण संस्थाओं में एक प्रकार के गणवेश होने की आवश्यकता है। पहले ही 2 प्रकार के ड्रेस देकर आप लोगों में विभाजन पैदा करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए देश की पंथ निरपेक्षता को तार तार कर रही है, और मुझे लगता है कि कर्नाटक ही नहीं पूरे देश की जनता इसका जवाब देगी। पंजाब में अकाली और आम आदमी पार्टी में ठन गए। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान नहीं अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भगवंत तो सिख है ही नहीं। बादल ने कहा कि अगर मान सिख होते तो सिखों की मांग मान लेते। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी पंजाब को लूट रही है। भगवंत मान तरबान पहनते हैं लेकिन उन्हें सिखों का इतिहास नहीं पता। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है और इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में अक्षत और कलश यात्राएं निकल रही हैं। यूपी के मऊ में आरएसएस ने अक्षत कलश यात्रा निकाली। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रथ शहर के अलग अलग मोहल्लों से होते हुए सोनीधापा मैदान पर पहुंचे, जहां पर विधिवत रूप से यात्रा का समापन किया गया। भारतीय नौसेना को आज एक खास विध्वंसक युद्धपोत मिल जाएगा। आईएनएस इंफाल को नेवी में कमीशन किया जाएगा। यह युद्ध कॉफी पोत गाइडेड मिसाइलों से लैस है और दुश्मनों के जहाजों को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है। इसमें अत्याधुनिक संचार तंत्र लगा हुआ है जो किसी भी स्थिति में कम्युनिकेशन करने के जो है काम आएगा। और इसकी खासियत यह भी है कि भार जो है ईंधन भर लेने पर यह 45 दिनों तक समुद्र की सतह पर रह सकता है। आज दोपहर को मुंबई में इसका जो है कमीशन सेरेमनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे नेवी को समर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश के धार में 5 गाड़ियों में आग लग गई। यह हादसा मुंबई आगरा हाईवे पर हुआ, जहां पर धार के गणेश घाट के पास में 2 ट्रेलर, एक मिनी ट्रक, एक कार और एक बाइक आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी गाड़ियों में आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हाईवे पर आग धधक उठी। हादसे में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। आग की वजह से काफी देर तक वहां ट्रैफिक रुका रहा। मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मार्केट इलाके में एक मार्केट में अचानक आग लग गई। जिस दुकान में आग लगी थी उसके बगल वाले मकान में ही लोग रह रहे थे। आग की वजह से कई लोग अपने घरों में फंस गए। आग लगते ही वहां पर चीख पुकार मच गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और अंदर फंसे हुए लोगों को रस्सी और सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला गया। ये आग किन वजहों से लगी फिलहाल पता नहीं चलता है।